तो कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था। क्या क्वेश्चन दिया था? अगर दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो अगर 1 मीटर के डिस्टेंस से अगर सेपरेटेड है तो इन दोनों के बीच में मुझे फोर्स निकालना था। ठीक है, तो 2-3 स्टूडेंट ने मुझे निकाल के भेजा था, उसका आंसर राइट था। ठीक है, तो फोर्स कैसे निकलेगा? के क्यू Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। तो के का वैल्यू क्या होगा? 9 × 10⁹। Q1 मेरा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हम लोगों ने फर्स्ट सेक्शन में क्या पढ़ा था? -1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, Q2 हमारा Q1 भी इलेक्ट्रॉन और Q2 भी इलेक्ट्रॉन है, तो Q2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1.6 × 10⁻19 कूलम। और डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में? 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये गलती काफी ने किया था कि माइनस का साइन देना भूल गए थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का ऊपर साइन ही नेगेटिव का होता है, तो नेगेटिव देना हमें नहीं भूलना है। ठीक है, तो बाकी आगे जो कैलकुलेशन वो कैलकुलेशन कर लेंगे हम। कैलकुलेशन कैसा हो जाएगा? 9 × 1.6 × 1.6 × 10 पर चार्ज हमारा आ जाएगा 38 9। सो हमारा चार्ज आएगा -38 + 9, तो 9 × 1.6 × 1.6 × 10⁻⁻29 और यूनिट क्या होगा? न्यूटन। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन अगर 1 मीटर के डिस्टेंस से अगर सेपरेटेड है तो उन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा हमारा ये इतना न्यूटन। ठीक है, और ये फोर्स का साइन हमारा क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर पॉजिटिव हो रहा है। तो इस पॉजिटिव से क्या मतलब हो रहा है? इस पॉजिटिव से ये मतलब हो रहा है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो हम लोगों ने यहां निकाल भी लिया कि क्यों रिपेल करेंगे, क्योंकि हमारा फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो आपस में रिपेल करेंगे, और अगर हमारा फोर्स नेगेटिव आता तो आपस में वो अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन की जगह एक प्रोटॉन रख देते हैं, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन की जगह एक प्रोटॉन रखते हैं, एक जो इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है, एक जगह प्रोटॉन करते हैं, तो यहां पर चार्ज हमारा क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। यहां पर तो नेगेटिव रहता है, यहां पर पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, फिर हमारा रिजल्टेंट फोर्स जो आता है वो हमारा नेगेटिव आता है। और इस रिजल्टेंट फोर्स का नेगेटिव होने का मतलब क्या है? इसका नेगेटिव होने का मतलब है ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सबको क्लियर है? हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का कुछ बेसिक सा पार्ट्स देखा था, जैसे कि चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझने से पहले मतलब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को एक मैग्नेट की हेल्प से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अगर कोई एक मैग्नेट होता है, मान लीजिए मेरा एक बार मैग्नेट है, ठीक है, और हमें पता है कि मैग्नेट का एक फील्ड होता है। ठीक है, फील्ड कहने का मतलब क्या कि अगर इस मैग्नेट के क्लोज अगर हम कोई दूसरा मैग्नेट लाएंगे तो वो मैग्नेट क्या होगा? चाहे इस मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, चाहे इस मैग्नेट से रिपेल होगा। ठीक है, तो अगर हम कोई और मैग्नेट यहां लाते हैं तो चाहे ये अट्रैक्ट हो सकता है, चाहे रिपेल हो सकता है। तो अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब इस मैग्नेट को इसके रीजन के अंदर लाते हैं हम, तो इस पे एक फोर्स एग्जिट होता है। ठीक है, जब किसी दूसरे मैग्नेट को इस मैग्नेट के रीजन के अंदर हम लाते हैं तो इस मैग्नेट पर फोर्स एग्जिट होता है, और इसी फोर्स एग्जिट होने के कारण ये अट्रैक्ट होता है, चाहे रिपेल होता है। तो सिमिलर फिनोमेना हमारा चार्ज पार्टिकल पे भी अप्लाई होगा। तो कैसे अप्लाई होगा? अगर मानते हैं ये Q कोई एक चार्ज है, ठीक है, तो अगर ये चार्ज पार्टिकल है तो इसका कुछ फील्ड भी होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये इसका कुछ फील्ड है। ठीक है, तो अगर इस चार्ज पार्टिकल के फील्ड में अगर हम कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लाएंगे, ठीक है, तो मान लेते हैं अगर हम Q डैश को लाएं, ठीक है, Q पार्टिकल के फील्ड में हम एक Q डैश चार्ज लाएं, तो ये Q डैश पार्टिकल जब इस पार्टिकल के फील्ड में आएगा तो इससे भी कुछ ना कुछ फोर्स एग्जर्ट होगा। फोर्स इसे भी कुछ ना कुछ महसूस होगा, जैसे कि मैग्नेटिक केस में हो रहा था। तो इस फोर्स के कारण चाहे इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, चाहे इन दोनों में रिपल्सन होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? तो ये वो इन चार्जेस के साइन पे डिपेंड करेगा। अगर अपोजिट साइन होगा तो ये अट्रैक्ट करेगा, और अगर सेम साइन होगा तो रिपेल करेगा। ठीक है, तो मैं इस बातों को फिर से दोहरा रहा हूं। अगर Q मेरा कोई एक चार्ज है, उसमें अगर उसके फील्ड के अंदर अगर हम कोई दूसरा एक और चार्ज लाते हैं, तो जो चार्ज लाएंगे उस पे इसके द्वारा एक फोर्स एग्जर्ट होगा। ठीक है, और वो फोर्स के कारण ये चाहे अट्रैक्ट करेगा, चाहे वो रिपेल करेगा। ठीक है, तो वही फील्ड, वो फील्ड जिसमें कि इस पार्टिकल को एक फोर्स महसूस होगा, उसी फील्ड को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो डिफिनेशन देखते हैं। अ रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल
विद इन विच अ फोर्स वुड बी एक्सर्टेड ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो इस चार्ज पार्टिकल का वो रीजन जिसमें कि अगर कोई दूसरे चार्ज पार्टिकल को हम लाते हैं तो उसमें फोर्स एक्सर्ट हो, तो उसी को क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन पढ़ लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला को डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला को डेरिवेशन करेंगे। इसमें कुछ चीज एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कोई एक चार्ज पार्टिकल क्यू है। ठीक है, इसका कोई अपना फील्ड है और इसके फील्ड में हम एक और चार्ज पार्टिकल स्मॉल क्यू ला रहे हैं। ठीक है, इस कैपिटल क्यू चार्ज पार्टिकल के फील्ड में हम एक स्मॉल क्यू का पार्टिकल ला रहे हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, इसके फील्ड में लाने में इस पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा। ठीक है, स्मॉल क्यू चार्ज पर एक फोर्स एक्सर्ट होगा, किसके कारण, तो कैपिटल क्यू के कारण। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि स्मॉल क्यू चार्ज को हम कैपिटल क्यू चार्ज के फील्ड के अंदर ला रहे हैं। सो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F अपॉन वो पार्टिकल जिसमें कि फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, तो फोर्स किस पर एक्सर्ट हो रहा था, स्मॉल क्यू चार्ज पे एक्सर्ट हो रहा है, तो अपॉन क्यू। ठीक है, तो कल हम लोगों ने F का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, के क्यू क्यू। अच्छा, ये भी हम एज्यूम करते हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है हमारा। ठीक है, इस फील्ड में इस कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का बीच का डिस्टेंस कैपिटल आर है, तो एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अपॉन क्यू तो अपॉन क्यू, तो क्यू से क्यू कैंसिल, क्या बच गया हमारा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकला। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकला, तो कैपिटल क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकला। ठीक है, तो कैपिटल क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक स्मॉल क्यू को प्लेस कर रहे हैं, जिसके कारण स्मॉल क्यू पे फोर्स एक्सर्ट हुआ। ठीक है, तो अब इसी से हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल क्यू, तो के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यू, तो ये डिवीजन होकर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज यूनिट होता है कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहां पर के तो मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, तो बस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, एक चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और एक डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, क्या डिस्टेंस, तो बता रहे हैं, तो मान एज्यूम करते हैं कोई चार्ज है, यहां पर मान लेते हैं 5 कूलम ऑफ चार्ज है। ठीक है, तो इसके अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग होगा। कैसे अलग होगा, मान लेते हैं ये इससे अगर 1 मीटर की दूरी पर है और एक पॉइंट बी एज्यूम करते हैं, इसको ए इसको बी करते हैं, और इससे इसका दूरी अगर 2 मीटर है। ठीक है, तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा। भले यहाँ पर 5 कूलम चार्ज कांस्टेंट है, लेकिन चूंकि डिस्टेंस मेरा अलग अलग है, यहाँ पर 1 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ पर मेरा 2 मीटर डिस्टेंस है, तो पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ और होगा और पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ और होगा। तो इसको पुट करके देखते हैं हम, तो के 9 × 10⁹, क्यू कितना 5 कूलम अपॉन आर स्क्वायर, एट पॉइंट ए निकाल रहे अगर हम, तो 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया हमारा 45 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, वही अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बी पे निकाले तो क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू क्यू हमारा 5 तो फिक्स है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस क्या हो गया 1 से बढ़ गया 2 हो गया है, तो 2 स्क्वायर, तो हेंस 45 अपॉन 4 × 10⁹, इट मींस कितना 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है इंटू 10⁹ न्यूटन पर कूलम। तो हम देख रहे हैं ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ और है और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ और है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर एक पॉइंट में अलग अलग होगा। ठीक है, और जैसे हम सोर्स से, चार्ज के सोर्स से दूर जाते जाएंगे उस तरह हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 मीटर जब दूरी थी तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा है, फिर हम थोड़ा और आगे गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम हो गया, पहले 45 था, यहाँ पर 11 पॉइंट समथिंग हो गया। तो जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घट रहा है। और फाइनली जब हम यहाँ एनालाइज करेंगे, जब हम आर को इन्फिनिट कर दें, ठीक है, इन्फिनिट डिस्टेंस पे,
आर को हम क्या कर देते हैं, इन्फिनिट कर देते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, जब हम आर को इन्फिनिट कर रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो गया के क्यू अपॉन इन्फिनिट का स्क्वायर, तो हमारा क्या हो गया के क्यू अपॉन इन्फिनिट, और किसी भी नंबर को अगर हम इन्फिनिट से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर जीरो हो जाएगा। हेंस हमें ये पता चल रहा है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे किसी भी चार्ज का, वो चार्ज कितना बड़ा क्यों ना हो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जीरो हो जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको। तो अगला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे पहले इसके बारे में जानना हमें यह है कि कोई भी चार्ज के रीजन के अराउंड हर एक अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के हर एक अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ अलग अलग हो रहा है। वो किस पे डिपेंड कर रहा था, तो वो आर पे डिपेंड कर रहा था और क्यू पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी रीजन के अंदर हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या किसे कहते हैं, तो मान लीजिए एक चार्ज है क्यू। ठीक है, इसमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस कैपिटल क्यू चार्ज के फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इसके फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क डन होगा, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, मैं फिर से इसको अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहेंगे, तो किसी चार्ज के रीजन में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जो एनर्जी खर्च होगा उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम लोगों ने कितना वर्क किया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट में लाने में वर्क डन। ठीक है, अपॉन चार्ज, कितना चार्ज हम लोगों ने यहां से यहां तक लाया, वर्क डन अपॉन चार्ज मूव। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया वर्क डन अपॉन चार्ज मूव। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो वर्क का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कूलम, तो जूल पर कूलम, और इस जूल पर कूलम को हम वोल्ट भी बोलते हैं, वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्लियर है। तो अब हम डिफिनेशन देखेंगे 1 वोल्ट का, 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किसे कहेंगे, तो 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसे कहेंगे जब 1 कूलम ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे 1 वोल्ट। ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूं कि अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज है, ठीक है, उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में, कहां से, इन्फिनिटी से, अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ठीक है, तो इसे 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर सकते हैं, 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और हम लोगों ने जो पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें काफी सिमिलरिटी है। तो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फिर से रिवाइज करवा देता हूं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से कोई एक पॉइंट लाने में जो वर्क डन हो रहा है उसी को क्या कर रहे थे, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलर कॉन्सेप्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस में भी है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस यही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाते थे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में हम एक चार्ज को किसी 2 पॉइंट के बीच में लाएंगे। ठीक है, वो 2 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, वो 2 पॉइंट ए भी हो सकता है, एक पॉइंट बी भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें एक पॉइंट हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा एक पॉइंट इन्फिनिटी था और एक पॉइंट फिक्स था, लेकिन यहां पर हमारा दोनों पॉइंट फिक्स है। इन दोनों पॉइंट के बीच में हम
यूनिट चार्ज को मूव कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या क्या डिफरेंस है दोनों में? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। डिफरेंस समझो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पॉइंट कहां से कहां ला रहे थे, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे ला रहे थे, और पोटेंशियल डिफरेंस में हम चार्ज को कहां ला रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला सेम हो जाएगा, वर्क डन, ठीक है, अपन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वर्क डन कब हो रहा था, जब हम यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पे ला रहे थे, तब हमारा वर्क डन कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस में वर्क डन कब हो रहा है, जब दो पॉइंट के बीच में चार्ज मूव किए हैं। ठीक है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस हमारा यही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, जूल अपॉन कूलम, इसको हम क्या कहेंगे, वोल्ट कहेंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने के बाद 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ा था। तो 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था कि जब हम 1 कूलम ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे ला रहे हैं, और इसमें अगर हमारा 1 जूल ऑफ वर्क डन हो रहा था, तो उसे हम क्या कर रहे थे, 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसमें क्या कर रहे थे हम, 1 कूलम ऑफ चार्ज कहां से ला रहे थे, इन्फिनिटी से ला रहे थे। ठीक है, तो सिंगल डिफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस में हो जाएगा। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या होगा, इसमें डिफरेंट ये होगा कि इसमें जो हम 1 कूलम ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से नहीं लाएंगे, किसी खास पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमारा क्या था, 1 कूलम ऑफ चार्ज को हम इन्फिनिटी से ला रहे थे किसी पॉइंट पे। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में क्या हो जाएगा, 1 कूलम ऑफ चार्ज को हम किसी पॉइंट से ला रहे हैं, किसी पॉइंट के बिटवीन ला रहे हैं। ठीक है, तो 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज सेट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। जब हम 1 जूल ऑफ वर्क कर रहे हैं, कब, 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करने के लिए, कहां मूव करने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में बेसिक डिफरेंस यही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में काम हम इन्फिनिटी का कर रहे थे, इन्फिनिटी से कोई भी चार्ज को ला रहे थे, और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या कर रहे हैं, हम चार्ज को किसी दो खास पॉइंट के बीच में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ठीक है, तो 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल केस में 1 जूल क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल केस में 1 जूल तब था जब हम पॉइंट को इन्फिनिटी से ला रहे हैं। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के केस में 1 वोल्ट क्या होगा, 1 जूल ऑफ वर्क तभी होगा जब हम पॉइंट को किसी दो खास पॉइंट के बीच में ला रहे हैं। ठीक है, तो यही है बेसिक डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। ठीक है, तो हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से, जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। ठीक है, एन इंस्ट्रूमेंट used for measuring potential difference between two points। अब वोल्ट मीटर के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।